बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। और आज का मैसेज ये होगा कि जब नमाज जुमा की अदायगी के लिए जाएँ तो प्लीज़ आप कोरोना SOPs जो हैं उनका ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि एक बार फिर से हम देख रहे हैं केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी किस्म के इज्तिमा में जा रहे हैं, नमाज की अदायगी के लिए, मवेशी मंडी ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं, बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज़ जितनी एहतियात आप कर सकते हैं करें, क्योंकि आप लोगों से जुड़े लोग जब आप अपने घरों में आएंगे तो ऐन मुमकिन इम्कानात हैं कि जी आपसे कोविड किसी और को हो सकता है। इसलिए एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। साथ ही साथ शहर में गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है और इस गर्मी पे पारा हाई कर दिया है पेट्रोल की कीमतों ने। तो शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे, आज के मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे। और आज हमने स्पेशली डिस्कस ये भी करना है कि जो मौसम के असरात हैं, बरसात का मौसम है, आपको स्किन पे चिपचिपाहट सी फील होती है, इससे कैसे निजात हासिल की जा सकती है, किस तरह से आप अपनी स्किन को इस मौसम में बेहतर रख सकते हैं। आगे चल के डॉक्टर अजीम हमें ज्वाइन करेंगे और आपको बताएंगे। फिलहाल आगाज़ करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। पहली खबर है जी, ईद से पहले गरीब की जेब पर छुरी चल गई। पेट्रोल 5 रुपये 40 पैसे इजाफे से 118 रुपये 9 पैसे लीटर हो गया। बल्दियात का कलमदान मियां महमूद रशीद को मिल गया। बल्दियाती निज़ाम बहाली की समरी वज़ीर आला को इरसाल। बादामी बाग सर्कुलर रोड पर ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। और इसके बाद मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। हम फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको शो में ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और आप समझ ही चुके होंगे पेट्रोल की कीमतों में हालिया जो इजाफा हुआ उस पर हम बात करने वाले हैं। पेट्रोल की नई कीमत 118 रुपये 9 पैसे फी लीटर हो गई है। दावा बजट के बाद ये किया गया था कि जी महंगाई जो है वो कंट्रोल हो जाएगी, आवाम सुख का सांस लेगी। आवाम सुख का सांस कैसे ले रही है वो तो ज़रूर आपको दिखाएंगे आवाम की ही ज़ुबानी। लेकिन सुमरू साहब, क्या ये महंगाई कंट्रोल होना है? देखिए, हुकूमत बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आने से पहले मुसलसल अपनी तकारीरों में, प्रोग्राम्स में, टॉक शोज़ में बार बार ये बात करती थी, मरकज़ी क़यादत, कि पेट्रोल के ऊपर जो टैक्स है हम उसको ख़त्म करेंगे और अगर हम हुकूमत में आए तो पेट्रोल की कीमतों में हम कमी लाएंगे। हत्ता कि असद उमर ने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर के दौरान जो है बाकायदा ज़ादोशुमार पेश किए थे कि कितना हुकूमत टैक्स वसूल करती है और आवाम जो है ये टैक्स बर्दाश्त करती है। और अब हैरानकुन बात यह है कि वही जब इक़्तिदार में आए तो अब उस पेट्रोल की कीमतों को कम करने के बजाय बढ़ा देते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, पहले तो ये होता था ना कि 1 महीने बाद पेट्रोल की कीमत बढ़नी है, अब तो आप 15-15 रोज बाद कीमतें बढ़ा देते हैं। पेट्रोल और बिजली, तो ये किसका दबाव है? देखिए, ये किसका दबाव है? कंपनियों का दबाव है आपके ऊपर कि आप 1 महीने से कट डाउन करके उसको 15 डेज पर ले आए, यानी कि हर 2 हफ्ते बाद पेट्रोल की कीमत में या तो इजाफा होगा या उसको बरकरार रखा जाएगा। 10 रुपए की समरी भेजी जाएगी, 5 रुपए मंजूर किए जाएंगे और शो ये किया जाएगा हमने आवाम को रिलीफ दिया है। रिलीफ कहाँ दिया है? 118 रुपए से ऊपर कीमत चली गई है। अब इसका असर जो है वो सिर्फ जाती मोटरसाइकिल और जाती गाड़ी रखने वाले अफराद और फैमिलीज पर नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी इकोनॉमी पर है, चाहे वो अर्बन इकोनॉमी है चाहे वो रूरल इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर, जो कुछ भी है, आपने जब सामान एक शहर से दूसरे शहर में या एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करना, तो उसका क्या असर होगा? उसका असर यही होगा कि उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। जब उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो उसकी कीमतों में इजाफा होगा। आपका ये पूरा का पूरा इकोनॉमी के ऊपर उसका अल्टीमेटली जो नुकसान होता है या जो बर्दाश्त करना होता है वो अब जो हुकूमत के पास फॉर्मूला है, मुझे वो समझा दें जो इतनी महंगाई के बावजूद राग ये लाप रहे हैं कि महंगाई नहीं हुई, पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। हुकूमत की बेहिसी है
और उसकी वजह आप कहीं डॉलर की कीमत को जवाब बना के बता रहे हैं कि माजी में अगर पेट्रोल सस्ता था डॉलर की कीमत ये थी। जब ये अपनी जेब से इखराजात करेंगे, जब ये अपनी जेब से खर्चे करेंगे, जाती मेहनत की कमाई से इखराजात बर्दाश्त करेंगे, तो इनको अंदाजा होगा। बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। कैसे रोजमर्रा की अब जो अपनी जेब से खर्चे कर रहे हैं ना लोग, बेहिसी का आ जाए हुक्मरानों की, क्या आवाम कह रहे हैं मारना है तो एक ही दफा मार दे। एक आपके सर पे त्योहार आया हुआ है और उस पर भी आप आवाम की खुशियों में किस तरह से रंग में भंग डाल रहे हैं। देखिए, हुक्मरान तबकात को इस बात से कभी सरोकार नहीं होता कि सर फिर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन सोचेगा आवाम की अगर हुक्मरान नहीं? यही हुक्मरान आवाम के दरवाजों पे जाएंगे। सुमरू साहब वक्त दूर नहीं है, जब ये जाएंगे तो इनको जूते पड़ेंगे। आप देखिएगा इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर, इस इलेक्शन कैंपेन के अंदर आप देखिएगा, खुद विटनेस करेंगे कि यही हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टियां और इनके नुमाइंदे जब गली मोहल्लों में जाकर वोट मांगेंगे तो देखिएगा इनके साथ क्या सलूक होता है। और ये सलूक इनको अंदाजा नहीं है और कि वो क्या वक्त अब दूर नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक है वो सिर्फ पेट्रोल तो चलो एक इंग्रेडिएंट है ना। आपकी सोसाइटी के अंदर जितनी भी कमोडिटीज हैं, जो चीज भी जेर इस्तेमाल रहती है, चाहे वो खाने पीने के हवाले से है, वो घरेलू इस्तेमाल की अशिया हैं, उनकी कीमतों में 2-2 गुना कुछ ऐसी अशिया हैं जो 3-3 गुना जिनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है। सही कह रहे हैं। तो हुक्मरान को इस बात से कोई सरोकार नहीं। और मुझे हैरानी होती है कि पीटीआई की जमात जो है बशमूल वजीर आजम, वो इस बात का दावा करते रहे कि हम अवामी जमात हैं, अवाम की खिदमत के लिए आएंगे, हमें एक मौका मिलना चाहिए और हमें जब एक मौका मिलेगा तो हम इस पब्लिक को रिलीफ देंगे। हम इस पब्लिक के ऊपर जो हुक्मरान तबकात बेजा टैक्स लगाते हैं, हम उन टैक्स को खत्म करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बावजूद पीटीआई की हुकूमत सूबे में भी और वफाक में भी बिल्कुल मुतमईन है। और इस हद तक कमाल का उनका इत्मीनान है कि वो समझते हैं कि उन्होंने तो पता नहीं यहाँ पर अवाम को इस हद तक रिलीफ फराम कर दिया है कि अवाम खुशी से निढाल हैं। अवाम के घरों में जो है वो शादियाने बजाए जा रहे हैं खुशियों के। इनको तो मुझे समझ नहीं आता, इनको ब्रीफिंग कौन देता है? या ये लोग टीवी नहीं देखते, या ये लोग अखबारात नहीं पढ़ते, ये लोग पब्लिक के साथ इंटरेक्शन नहीं करते, अपने दफातर के अंदर बैठ रहते हैं, आपस में एक दूसरे की जो है वो अंजुमन इस्ताइश बहामी के तहत तारीफें करते हैं एक दूसरे की। क्या यही कुछ होता है? मुझे तो यही लग रहा है कि यही कुछ होता है। अगर ये अखबारात पढ़ें, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हो, मार्केट विजिट करें और उसके बाद सब कुछ पढ़ते हैं। मेरी बात सुने, अगर ये सब कुछ पढ़ते हैं तो फिर इनको क्या ये नहीं मालूम कि इन्होंने आइंदा इक्तदार के लिए अवाम के पास जाना है? बिल्कुल। या ये इक्तदार के लिए किसी और के पास जाना वो अभी इक्तदार का नशा ही इस कदर ज्यादा है कि ये सब चीजें भूल बैठे हैं। मैं यही बात कर रहा हूं कि जब तक कोई हुकूमत पब्लिक ओरिएंटेड नहीं होती, पब्लिक को रिलीफ फराहम नहीं करती, उस वक्त तक पब्लिक के दिलों में वो अपना घर नहीं बना सकती। और आप आर्जी तौर पर तो बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन उसमें पायदारी नहीं होगी। और इसका रिजल्ट आप 2023 के इंतखाबात में खुद देखेंगे। और अच्छा जी सुमरू साहब, एक चीज तो तय है, ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी होगी, किराए बढ़ जाएंगे। अब एक महंगाई की सीरीज चलना शुरू हो जाएगी। आपको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद ईद पे लोगों ने अपने घरों को जाना है। ईद पर देखिएगा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है शहरों की, उसके किरायों में कम से कम 20 से 25% और ये अभी इजाफा पता चल जाएगा क्योंकि लोगों ने अपने घरों को जाना है। इजाफे की 2 कैटेगरीज है। एक वो होगा जो जेन्युइन तरीके से होगा, यानी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हमने 15 से 20% या 25% तक इजाफा कर दिया। एक वो है। एक वो है कि जब रश होगा, टिकट्स नहीं मिलेंगी तो ब्लैक में मिलेगी टिकट, आपको उससे भी ज्यादा पैसे देकर जाना पड़ेगा। तो फिर आपको असिस्टेंट कमिश्नर्स अड्डों पर नजर नहीं आएंगे, आपको वहां पर कंट्रोल नजर नहीं आएगा। अगर टीवी चैनल्स रिपोर्ट कर देंगे तो थोड़ा सा नोटिस ले लिया जाएगा और जब तक शहरियों की जेबें जो हैं उसमें डाका डाल चुका होगा। लेकिन बात बड़ी सादा सी ये है कि हुकूमत अगर बुनियादी चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही जो कि पेट्रोल है, तो उससे लिंक्ड जितनी भी इकोनॉमी है वो इसी तरह से ब्लास्ट करेगी जैसे माजी में ब्लास्ट करती रही है। ये सिलसिला थमेगा सुमरू साहब, या इसी तरह से अब कीमतों में इजाफा? हमें तो 15 दिन बाद बता दिया जाता है ये तजवीज है, इतना इजाफा हो गया, अगले दिन पता चलता है। देखिए, हमें तो यही लग रहा है कि कंपनियां इस वक्त ताकतवर हैं और वो इस हद तक ताकतवर हैं कि उन्होंने अपनी एक तो ये शर्त मनवा ली कि 2 हफ्ते बाद कीमतों में इजाफा किया जाए या कीमतों को बरकरार रखा जाए, उस पर नजरसानी की जाए।
नंबर एक। नंबर दो, कंपनियों की मन मर्जी के मुताबिक ही जो है वो हुकूमत चलाई जा रही है। अगर हुकूमत अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाई जाती तो कंपनियों को कभी ना नवाजा जाता, और कंपनियों को नवाजने के साथ साथ हुकूमत बेजा टैक्स लगा के कीमतें इस हद तक ऊपर न ले जाती कि जैसे अभी आपने खुद वॉक्स पॉप्स में सुना कि अवाम को क्लियर है ये कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मतलब महंगाई, और महंगाई का मतलब ये है कि अवाम पिस जाएगी। अवाम पिस रही है। अब जब अवाम को रिलीफ ही नहीं मिल रहा, आप कितना दबाएंगे? इतना दबा चुके हैं कि अवाम ने फट जाना है। और अगर आप ये जहन में तस्वुर लिए बैठे हैं कि अवाम सड़कों पर नहीं आ रही, एहतजाजी मुजाहरे नहीं हो रहे, तो इसका मतलब सब अमन अमन है। ऐसा नहीं है। नहीं। आप एक फैमिलीज, किसी भी रैंडमली 4 से 5 फैमिलीज का विजिट करके देखें, उनसे पूछें कि 3 साल पहले उनके क्या हालात थे और अब उनके क्या हालात हैं। तालीमी अखराजात वो कैसे बर्दाश्त करते हैं, रोज़मर्रा के घरेलू अखराजात कैसे बर्दाश्त करते हैं, अगर कोई शख्स बीमार है तो उसकी अद्वियात कैसे बर्दाश्त करते हैं। अद्वियात की कीमतों में आपने इजाफा किया, आपने मरीजों की जानों के साथ बरह रास्त खेले। जो लोग अद्वियात अफोर्ड नहीं कर सकते उनको आपने उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी। और दूसरी जानिब क्या है कि बेरोज़गारी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता। जब रोज़गार नहीं मिलता तो क्या आप ये तस्वुर करते हैं कि आवाम के दिलों में आपके लिए कोई नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं होंगी? तो ऐसा नहीं होगा। ये हुक्मरान तबकात की बिल्कुल बेहिसी की एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि वो सब अच्छा का शगुन जो है वो पेश कर रहे हैं। और आगे भी सुमरू साहब यही रहेगा, आप 15 दिन बाद, महीने बाद दोबारा भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर देंगे तो आप कहेंगे सब अच्छा है, महंगाई कंट्रोल है। मुझे खबर वाइंड अप करनी है सुमरू साहब, मुझे नहीं समझ लग रहा अब इस पे अवाम का हुकूमत का शुक्रिया अदा किया जाए कि 11 रुपए की तजवीज़ थी और आपने 5.5 रुपए किया, तो अवाम को आपने रिलीफ दिया है। पता नहीं कैसा रिलीफ। कंपनियों के साथ ये ओगरा भी मिली हुई है, और ये ओगरा और ये कंपनियां मिलकर हुकूमत चला रही इनको। ये ओगरा और ये कंपनियां मिलकर चला रही हैं। आपकी कराची के अंदर जो रिफाइनरीज लगी हुई हैं, वहां पर जो ऑयल के टैंकर जाते हैं, वहां पर वहीं से हिस्सेदारी, वहीं से दिहाड़ियां, और वहीं से सारा कुछ शुरू हो जाता है। टेकना समझ में आ गया ना कि जब आप खुद अपने मुफादात देख रहे हैं, अवाम पर आप एक के बाद एक महंगाई का बम गिरा रहे हैं, तो फिर ये चीजें तो इसी तरह से चलती रहेंगी। अवाम बेचारी पिसती रहेगी। जिस तरह साफ लोग कह रहे हैं कि जी एक ही दफा मार दें और हमें भी पता चले कि जी महंगाई होनी है। खैर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बल्दियात का कलमदान मियां महमूद रशीद को मिल गया है। बल्दियाती निज़ाम बहाली की समरी वज़ीर आला को इरसाल की गई है। ब्रेक के बाद इसकी डिटेल्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अब से कुछ देर पहले हमने हाई कोर्ट में आपको मेयर साहब की गुफ्तगू भी सुनाई। अब खबर यह है कि बल्दियात का कलमदान मियां महमूद रशीद को मिल गया है। बल्दियाती निज़ाम की बहाली की समरी वज़ीर आला पर इरसाल की गई है। कि किस तरह से मामलात चल रहे हैं सुमरू साहब? देखिए ना, इसमें पहली बात तो ये है कि पंजाब हुकूमत ने 2019 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास किया था, और उस लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास होने के बाद जो इलेक्टेड लोकल बॉडीज़ के जो लोग थे वो सारी लोकल बॉडीज़ डिसॉल्व कर दी ऐसी। हालांकि वो 5 साल के लिए इलेक्ट हुए थे और उनकी जो टर्म है वो रवां साल दिसंबर में ख़त्म हो गई, तो उनको फारिग कर दिया। जो मेयर लाहौर कानूनी तौर पर मेयर लाहौर थे, लेकिन एक्ट के थ्रू उनको उससे फारिग किया गया। वो अभी भी मेयर लाहौर की हैसियत से बात कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर जो है वो केस चलता रहा, और अब मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने लोकल बॉडीज को रिस्टोर करने के अहकाम दिए थे। बिल्कुल। और जो 2019 में जो एक्ट पास किया था मौजूदा हुकूमत ने, उसकी जो शिक नंबर 3 थी उसको आईन पाकिस्तान के खिलाफ करार देते हुए कलअदम करार दे दिया, और हुकूमत को कहा कि फौरी तौर पर ये करे। लेकिन अब मार्च का ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और आप देखिए मिड जुलाई आ गया, अभी तक पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया। और इसी पर जो है मेयर लाहौर और दूसरे लोगों की जानिब से हाई कोर्ट में दोबारा से दरख्वास्त दायर की गई है कि ये हुकूमत, पंजाब हुकूमत जो है वो लोकल बॉडीज़ को रिस्टोर नहीं कर रही। तो अभी चीफ सेक्रेटरी को भी तलब किया, सेक्रेटरी को भी तलब किया, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत ने कल के रोज़ जो है वो 2 काम किए हैं। पहला काम ये किया है कि वज़ीर बल्दियात जो है वो बाकायदा तौर पर मियां महमूद रशीद को ये कलमदान सौंपा गया,
और उनको ये टास्क दिया गया है कि आप ये सारा कुछ मैनेज करें। वो कैसे मैनेज करेंगे वो बेहतर जानते हैं। और दूसरा ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए बजट की जो एलोकेशन है उसकी इनिशियल अप्रूवल दी गई है, वो 2.5 अरब रुपए के करीब बजट है जिसमें तनख्वाहें और मशीनरी वगैरह है। हुकूमत को अब ये करना पड़ेगा क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि लोकल बॉडीज को रिस्टोर करें, और दूसरी तरफ लोकल बॉडीज के जो नुमाइंदे होते हैं ये ट्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पब्लिक के नुमाइंदे होते हैं, और ये पब्लिक वेलफेयर के गली मोहल्लों की सतह पर काम करते हैं। और ये हैरानकुन बात है कि पाकिस्तान की सियासत में जो भी काम MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स करते हैं, यानी कि गली मोहल्लों का काम, सड़कों की तामीर, गलियों की तामीर, सोलिंग बनवाना, गटरों की मरम्मत, ये सारा काम बुनियादी तौर पर बल्दियाती इदारों का है और बल्दियाती नुमाइंदों का है। उस लेवल पे जाके ये काम करते हैं क्योंकि फंड्स को कंट्रोल करना होता है, करते भी रहे हमारे सामने, फंड्स को कंट्रोल करना होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो खुद इस बात की कायल रही है कि हम जो है वो सियासत का मरकजा आवाम को बनाएंगे, और जो पावर है उसकी डेवोल्यूशन पर हम बिलीव करते हैं, यानी निचली सतह पर पावर को मुंतकिल करना चाहिए, पॉलिटिकल पावर को, और आकर उसके बरक्स काम कर दिया। ना सिर्फ इलेक्टेड नुमाइंदों को थ्रू एक्ट जो है वो निकाल बाहर किया, बल्कि उसके बाद कोई नए इंतखाबात भी नहीं कराए, कुछ भी नहीं कराया, और आज 2021 का मिड आ गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अब ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि पंजाब में जो अक्सरियत थी वो नून लीग के नुमाइंदों की थी, यानी कि वो बल्दियाती नुमाइंदे जिनकी नून लीग के साथ, बल्दियाती नुमाइंदे ऑलमोस्ट जितने हैं वो नून लीग से, अच्छा वो उनके थे। अब उनको ये था कि अगर ग्रास रूट लेवल पर लोकल गवर्नमेंट के ये नुमाइंदे डिलीवर करेंगे और हम इनको बजट देंगे, तो जब ये डिलीवर करेंगे तो वोट बैंक तो नून लीग का मजबूत होगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, जब वोट बैंक नून लीग का मजबूत होगा तो हमें क्या मिलेगा? हमारे तो नुमाइंदे नहीं है। अच्छा, बेहतर यही है कि वही सड़कों का काम, गलियों का काम अपने MPAs MNAs से कराओ। आप जो है वो एक्ट के थ्रू कानून, देखिए ना, पाकिस्तान में हर गैर कानूनी काम कानूनी तरीके से किया जाता है। बिल्कुल ये कानून के तरीके से किया गया है ना, कि कोई जवाब ना हो। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे केस की समाअत की तो इसको नल एंड वॉइड किया। बिल्कुल। तो असल में पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी और वो पॉलिटिकल प्लानिंग थी कि हम नून लीग को फिलअप करेंगे ग्रास रूट लेवल। लेकिन चले पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग थी, आपके MPAs MNAs ने काम किए, आवाम के मसाइल हल हुए, कुछ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना। अब आपकी दोनों जगह पे फेलियर, अब क्या होगा? वही बल्दियाती नुमाइंदे, वही गली मोहल्ले की सियासत, वो ये बात जानती है कि ये जो पूरा सिस्टम फेल किया गया, इसको जो जाम किया ये PTI ने किया, और PTI बराह रास्त इसकी कसूरवार है। अब जब ये चीज फिक्स हो गई और ये एस्टेब्लिश हो गई है, तो मुझे बताइए वोट बैंक इनका बढ़ेगा या वोट बैंक कम होगा? यानी दोनों सूरतों में आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। आप फेलियर पोजीशन में हैं दोनों सिचुएशन में, और अब आपको वैसे ही करना है, ठीक है, क्योंकि अब आप को डंडा मारा गया है और वो भी कानूनी डंडा है। आपने भी कानून का सहारा लिया था ना, तो उन्होंने भी कानून के जरिए से किया। तो अब बात बड़ी मुख्तसर और सादा सी है कि आपको ये पूरा सिस्टम बहाल करना पड़ेगा, और टाउन हॉल के अंदर इन लोकल नुमाइंदों की जो वहाँ असेंबली बनी हुई है, उस असेंबली के इजलास बिठाना पड़ेगा, रोजमर्रा की बुनियाद पर वहाँ जमा होते हैं। और मेयर लाहौर ने कल भी कहा था कि हम यहाँ आते रहेंगे, हम यहाँ बैठेंगे जब तक हमारे दफ्तर नहीं खोले जाते, जब तक इन तालों को नहीं तोड़ा जाता, हम एहतजाज करते रहेंगे। बेसिक मसला जो है वो आवाम जो है वो सफर कर रही है, तो चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे ये बल्दियाती नुमाइंदे हैं, कोई आवाम का भी सोच ले। इस खबर को हम वाइंड अप करेंगे। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ ही हमें ब्रेक की तरफ जाना है। अकमल सुमरू साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हम लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे अपने मेहमान से, आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शहर में जी मौसम की शिद्दत जो है वो देखी जा रही है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, और इस वक्त बाहर ये सूरत हाल है कि शदीद धूप है। तो प्रेडिक्शन क्या की जा रही है? बहुत सारे लोगों ने घरों से बाहर निकलना है, मवेशियों की ख़रीदारी के लिए जाना है, ख़वातीन ने बाज़ारों में जाना है, ईद शॉपिंग करनी है। गर्मी की शिद्दत जो है मैक्सिमम आज क्या होगी, क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? कोमल हमारे साथ मौजूद होंगी। जी कोमल, बताइएगा।
जी बिल्कुल अन्ना, पंजाब समेत लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मौसम बहुत ज़्यादा खुश्क है। सूरज ने जो है वो आंखें दिखाई हुई हैं, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। और अगर मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% और हवा की रफ्तार 1 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि इस वक्त जो है वो हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, जिसकी वजह से हब जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है और साथ ही साथ गर्मी का एहसास भी बढ़ रहा है। इसलिए शहरियों को हिदायत की गई है ज़्यादा से ज़्यादा घरों में महदूद रहें, बिला घरों से ना निकले। अगर घरों से निकलना है तो पानी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा करें, पानी की बोतल साथ लेके निकलें ताकि ये जो गर्मी की शिद्दत है इससे महफूज रह सके। और दिन भर के हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 40 डिग्री तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया, यानी कि दिन का आगाज जूझू होगा। मैक्सिमम टेम्परेचर 40 से भी ऊपर जा सकता है। कोमल हमें मौसम की सूरत हाल बता रही थी। मैंने प्रोग्राम के आगाज में आपको कहा था मौसम शदीद गर्म है, तो सबसे ज़्यादा जी आपको इस गर्म मौसम में हिफाजत करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा आपको कहा जाता है पानी इस्तेमाल करें। और फिर स्किन की आपने हिफाजत किस तरह करनी है। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि बरसात के मौसम में चेहरे पर दाने निकल आते हैं, मुसलसल चिपचिपाहट होती है, और इस मौसम में स्किन की हिफाजत कैसे मुमकिन बनाई जा सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, होम रेमेडी की तरफ चले जाते हैं, और फिर ईद से कबल ख़वातीन जो तैयारी करती हैं, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात भी सैलून्स का रुख करते हैं, और जो आप अपने चेहरे पे ट्रीटमेंट कराते हैं बजाय उसके कि उसका फ़ायदा हो, इस मौसम की वजह से वो अक्सर हम देखते हैं कि आपके जिल्द पे निशान भी पड़ना शुरू हो जाते हैं। जिन लोगों को पसीना मुंह पे ज़्यादा नहीं आता, बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात क्या हैं, अच्छा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? डॉक्टर अजीम हमारे साथ मौजूद होंगे, आपको रिकमेंड करेंगे कि इस मौसम में आप स्किन की हिफाजत को कैसे यकीनी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है डॉक्टर? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा, शदीद गर्मी है, स्किन की हिफाजत कैसे करनी है? देखें, गर्मी में एक तो ये है कि आपको चूँकि ऑयलीनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है। तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो फेस पे आपको धूप से बचना है। धूप से बचने के लिए चाहे आप अम्ब्रेला इस्तेमाल करें, लोग शर्माते हैं कि जी मैं छतरी लेके फिर रहा हूँ, या मैं कोई हैट पहन के फिर रहा हूँ, या मैं कोई अगर ख़वातीन में तो ये कि दुपट्टा ले लें, चादर ले लें, वो शायद आपके फ़ैशन के तो ख़िलाफ़ हो, लेकिन बेहतर है कि ले लें ताकि डायरेक्ट सनलाइट से अवॉइड हो जाए। सेकंड चीज़ ये है कि जब आप कोई फेशियल करवाते हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक ट्रीटमेंट या एक फेशियल या एक कोई क्रीम जो है वो थ्रू आउट द ईयर कामयाब नहीं होती। सही। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ माशाल्लाह मौसम अच्छे हैं, 6-7 डिफरेंट हम स्टेजेस से गुजरते हैं, लाहौर में ख़ास तौर पे, जिसमें अगर गर्मी है तो शदीद गर्मी है, सर्दी है तो शदीद सर्दी है, और इसी तरह बरसात है तो शदीद बरसात है। तो इसलिए आपको एक ही तरह की प्रोडक्ट्स जो हैं थ्रू आउट द ईयर जो इस्तेमाल करना वो आम तौर पे गलती होती है। उसकी वजह यह है कि जो मॉइस्चराइज़र ख़ास तौर पे मैं देता हूँ, फेशियल मॉइस्चराइज़र, इवन बॉडी मॉइस्चराइज़र, मैं तकरीबन कोई 90% चांस है कि पेशेंट्स को बताना पड़ता है हमें कि वो बदल दें। सर्दियों में और मॉइस्चराइज़र होगा, गर्मियों में और होगा। जो आपका सन ब्लॉक है वो गर्मियों में किसी और तरह का करना पड़ेगा, बरसात में किसी और तरह का, सर्दियों में खास, गर्मियों और सर्दियों तो डेफिनेटली एक एक्सट्रीम्स है बिल्कुल। इसी तरह जो आपने जिस तरह बताया कि फेशियल लोग कराते हैं, हाइड्रो फेशियल करवाते हैं, हाइड्रो फेशियल की खूबसूरती ये है कि हम उसमें सीरम्स जो हैं अकॉर्डिंग टू योर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर हम बदल सकते हैं। ठीक है। अगर फ़र्ज करें ज़्यादा गर्मी है और ज़्यादा आपका चिपचिपा हो रहा है चेहरा, तो उसके लिए सीरम को हम चेंज कर सकते हैं जिसमें थोड़ी सी खुश्की आ जाएगी। ठीक है। आपकी जिल्द में गर्मियों सर्दियों में हमें चूंकि पता है कि जिल्द बहुत ज़्यादा खुश्क होनी है, तो हम उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग सीरम डाल सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये तो एक स्किन स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। हम जो अभी जो सैलून से सबने फेशियल कराने हैं, ख़वातीन ने, मर्द हजरात ने, मुझे ये बताइएगा, वो तो मुसलसल मसाज किए जाते हैं और फिर स्टीम दी जाती है, इस मौसम में कितना नुकसान है उनका? देखें, एक बड़ी मुअद्दबाना गुजारिश ये है अपने पेशेंट से, आम लोगों से, और ख़ास तौर पे इवन जो पार्लर वालों से भी, कि पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में आप ब्यूटी पार्लर का ही काम करवाएं। उसमें आप कोई लिपस्टिक अच्छी लगवा सकते हैं, मेकअप अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जो फेशियल या ऐसी चीज़ें, अब तो मैंने देखा है कुछ लोग जो हैं इवन लेज़र हेयर रिमूवल वहाँ करने लग गए हैं या कोई, तो वो एक नामुनासिब बात है।
जो डॉक्टर्स आपकी जल्द को इतना अच्छा समझ सकता है वो एक ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन नहीं समझ सकता। ब्यूटिशियन का काम जो है कि स्किन को देखते हुए, स्किन टोन को देखते हुए सीरम्स जो हैं वो खुश्की वाले भी ऐड कर लिए जाते हैं, दूसरे भी। अब ये चीज़ें तो पार्लर में मुमकिन ही नहीं है जी। वो देखें उनकी तालीम जो है वो इस हद तक तो नहीं होती है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे ये रखना कि उन्हें सब कुछ पता होगा वो ज्यादती वाली बात है। आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि डॉक्टर्स के पास आप जाएं और डॉक्टर जो कहता है उसके मुताबिक आप वो रिकमेंडेशन जो है, जो डॉक्टर की रिकमेंडेशन है, वो आप जाके इवन ब्यूटी फेशियल पार्लर्स वालों को बता सकते हैं। मैं अक्सर अपने मरीजों को कहता हूँ कि जिस चीज़ को वो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट आपको यूज़ करवा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, लोगों के बाल टूटने लग जाते हैं आफ्टर स्ट्रेटनिंग, लोगों के बहुत सारी जो हेयर केराटिन ट्रीटमेंट्स हैं वो काफ़ी दफ़ा कामयाब नहीं होती हैं, नुकसानदेह होती हैं। तो वो देखना ये है कि वो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, चूँकि उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इतना केमिकली मॉडिफाइड फॉर्म में यूज़ करते हैं कि वो एक डॉक्टर ही अच्छी तरह समझ सकते हैं। और इवन डॉक्टर को भी काफ़ी दफ़ा उसके बारे में थोड़ा सा आगाही होनी चाहिए। हर बंदे की अपनी स्किन है और हर उसके अकॉर्डिंग आपने इस चीज़ को समझना है। सब चीज़ें एक बंदे पे अप्लाई नहीं हो सकती हैं। जी जी। और दूसरा ये है कि उसके लिए फिर जो ट्रीटमेंट्स हैं कि अगर किसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और उसके ऑयल ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं, उसके लिए हम कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं। कुछ ऐसे फेशियल वॉशेज़ हैं, चूँकि फेशियल वॉश ने चंद लम्हे सिर्फ आपकी स्किन पर रहना है और उसने उतनी ही देर में काम कर लेना। ठीक है। मैं जिस तरह बताता हूँ कि यहाँ पे खूबसूरती पाकिस्तान की ये है कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी से पेशेंट सेंटर्ड या पेशेंट फोकस्ड मेडिसिन हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही। बहुत सस्ती एज कम्पेयर टू इन द वेस्ट। अमेरिका में अगर आपने एक आम दवाई खरीदनी है और वो $100 की है, और अगर आपने उस पेशेंट के मुताबिक, उसकी जिल्द के मुताबिक दवाई जो है वो डिस्पेंस करवानी है या उसको उस तरह बनाना है, तो वो $100 की बजाय $1000 की पड़ेगी। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतने अच्छे फार्मासिस्ट हैं कि हम अपनी मर्जी से डॉक्टर्स जो हैं वो मॉडिफाई कर सकते हैं दवाई को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट। इसके साथ साथ जो हाइड्रा फेशियल जिस तरह मैंने आपको बताया कि उसमें भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं उन सीरम्स को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स नीड। और अगर ये दोनों चीज़ें कामयाब ना हो तो बजाय दवाइयाँ खाने वाली जाने के, हम स्मूथ बीम एक लेज़र है, एक ख़ास लेज़र है जो कि आपके ऑयल ग्लैंड्स को सुकेड़ देती है ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाएं। जो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे दानों के लिए, ये एक्चुअली दिस इज द ओनली लेज़र दैट वाज FDA अप्रूव्ड। FDA की अप्रूव्ड लेज़र है जो कि दानों के लिए, एक्चुअली इजाद ही दानों के लिए हुई है। उसका हम यूज़ ज़रा कम करते हैं, चूँकि दवाइयाँ जो थोड़ी सस्ती होती हैं और उससे पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई दवाई नहीं खाना चाहता, कोई लगाना भी नहीं चाहता, तो उसके लिए इस तरह के हाइड्रा फेशियल और लेज़र मौजूद हैं। इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। जो दवाइयाँ जो हैं वो चूँकि एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, उसके लिए बड़ा आसानी से उसका आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। दानों में ख़ास तौर पर, दानों में तो मैं बार बार आपके प्रोग्राम में भी मैं बड़ी दफ़ा का और जगहों पे भी कि आजकल के ज़माने में दानों का होना बहुत बड़ी ज़्यादती है अपने साथ, इसलिए कि इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, इतनी ज़्यादा अच्छी दवाइयाँ आ चुकी हैं कि ये तकरीबन 100% ट्रीटेबल कंडीशन है। तो फॉर गॉड सेक इसको जो हमारे पढ़े लिखे लोग, मुझे अफसोस उस वक्त होता है जब हमारे प्रोफेसर लेवल के जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, जो काफ़ी दफ़ा उनके जो खुद डॉक्टर्स हैं, उनके बच्चों के दानों से मुंह भरे होते हैं और वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ जवानी में आने ही थे और ये हमें भी हुए थे। फॉर गॉड सेक इट्स अ डिजीज, इट्स नॉट अ ब्यूटी कंसर्न। काफी दफा हम ये समझते हैं कि बच्चे बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं, ब्यूटी कंसर्न हो रहे हैं कि फौरी तौर पर हमारी स्किन ठीक की जाए। हाँ जी, और वो हम समझते हैं कि ये बड़ी इनकी अनरीजनेबल डिमांड है बच्चों की कि क्यों कह रहे हैं कि हमारा चेहरा साफ हो। तो आप अगर इमेजिन करें कि अगर एक रोजाना दाना सिर्फ निकले तो 365 दाने निकलेंगे एक साल में, तो उसके कितने निशान पड़ेंगे। लोग काफी कहते हैं मेरे तो 2-3 हफ्ते में डॉक्टर साहब एक दाना निकलता है। फेस पे तो ये चीजें बहुत ही आपको डिस्टर्ब करती हैं क्योंकि आपका चेहरा जितना खुशनुमा नजर आता है आप उतने ही अच्छे भी दिखते हैं, तो फिर ये कंसर्न होना मेरे ख्याल से सबके लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और ये इसका ट्रीटमेंट इतना आसान है और इतना कामयाब ट्रीटमेंट है कि इसका ट्रीटमेंट ना करवाना मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। और अगर उसके निशान पड़ जाएं तो वो फिर निशानों के लिए हमें ज़्यादा महंगा ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। सही। और वो ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट भी है। सही। तो नाज़रीन, हमने आपको ये बता दिया कि इस मौसम में आप स्किन की हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं। आप खैर जो लोग खुद से स्किन की हिफाजत करना चाहते हैं और मुख्तलिफ वेबसाइट से मदद लेते हैं, ऐसी बहुत सारी साइट्स भी मौजूद हैं। मैं डॉक्टर साहब से जानूँ कि वो कितनी मुस्तनद होती हैं। हम फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। स्किन की हिफाजत किस तरह से मुमकिन है मौसम में, ये तो आपको बता दें, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग डिफरेंट वेबसाइट यूज़ करके तो फिर इलाज मुमकिन बनाते हैं, क्या ये प्रैक्टिस ठीक है?
देखिए, दो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें बड़ा मुहतात रहना पड़ेगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जिसमें कि अभी लॉज को बनते हुए कुछ देर लगेगी, लेकिन जो थोड़े ऐसे बिहेवियर हैं जिसमें फ्रॉडुलेंट बिहेवियर्स आ जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में इसमें इन्वॉल्व होती हैं, लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। उसमें एक ये है कि अपने डॉक्टर का ये तयन करना कि किस डॉक्टर के पास जाना है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स खुल गई हैं जो कि पैसे लेती हैं डॉक्टर्स से पेशेंट्स को किसी घेर वेर के वहां तक पहुंचाने तक। अच्छा। तो वो उसका ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनके पास तमाम ही दुनिया के डॉक्टर्स मौजूद हैं, ये कैसे मौजूद हो सकता है? तो वो डॉक्टर्स के पास आते हैं और कहते हैं जी हम 25% आपको हम कमीशन आप हमें दें और हम आप तक मरीज़ पहुँचाएँगे। आप उनकी वेबसाइट पे जाते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेते हैं। अब उस डॉक्टर का आपको ना क्वालिफिकेशन का पता है, ना आपको ये पता है कि वो कितना अच्छा डॉक्टर है, कितना बुरा डॉक्टर है। लेकिन उनको जो उन वेबसाइट्स को जो डॉक्टर्स पैसे देने के लिए तैयार होंगे वो उन्हीं को सिर्फ प्रमोट करेंगे, दूसरे डॉक्टर्स को तो नहीं करेंगे। तो इसका एक आसान तरीन तो हल ये होता है कि आप अपने डॉक्टर साहब से पूछ लें, उनसे पूछ लें। अब अगर कोई डॉक्टर ये इसको डिनाई करे तो मैं नहीं कह सकता कि जी आपको कितने पैसे मिल रहे हैं इस वेबसाइट से, चूँकि ये बड़ा एक शायद कोई चुभता हुआ सवाल है, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं वो गवर्नमेंट को भी अब देखना पड़ेगा ऐसी प्रैक्टिसेस के बारे में कि जी ऐसी वेबसाइट जो कि लोगों से पैसे लेके, तो ये जो किकबैक्स है ये अमेरिका में तो बिल्कुल मना है, बल्कि पनिशेबल क्राइम है कि आप किसी से किकबैक, अगर आप भी डॉक्टर और मैं भी डॉक्टर और मैं आपको रेफर करता हूं इस होप के साथ कि मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो ये एक पनिशेबल क्राइम है, ये एक गुनाह वाली बात है, ये एक एक्चुअली क्राइम है, बिल्कुल क्राइम है। अगर मैं आपको सिर्फ इसलिए रेफर कर रहा हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि आप अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बहुत अच्छा इलाज करेंगे, लेकिन उसमें मुझे किसी पैसों का लालच नहीं है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी, जिस तरह गूगल है, गूगल अब इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर वो कहीं ऐड किसी का देती है तो ऊपर कहती है कि ये एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए मोहतात रहें। लिटरली वहां पे लिखा होता है कि ये ऐड है। एडवर्टाइजमेंट में और लोगों को ये बताए बगैर कि जी इसमें हमारे पैसे इन्वॉल्व हैं, इसमें हम पैसे लेंगे आपको फलां डॉक्टर तक पहुंचाने तक, डॉक्टर साहब मुझे पैसे देंगे या हम डॉक्टर से पैसे चार्ज करेंगे, यानी ये एक अलग से बिजनेस किया जा रहा है, ये एक अलग से बिजनेस किया जा रहा है। इससे बहुत मोहतात रहने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि आप वो जो डॉक्टर उनको पैसे ज्यादा देगा डेफिनेटली वही उन्हीं का ज्यादा फेवरेट डॉक्टर होगा। तो डॉक्टर की क्वालिफिकेशन चेक करें। दूसरा ये कि डॉक्टर को ये क्वालिफिकेशन को आपको चेक करने का तरीका क्या है, सिर्फ आपने ये नहीं आपने पता करना कि डॉक्टर साहब किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, क्या उनके पास डिग्री है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे बहुत सारा ज़र मुबादला, हमारे कोई दुबई में ऐसी कंपनीज बैठी हैं जो कि 1 या 2 दिन का कोर्स करवाती हैं, जिसमें वो आपको बोटॉक्स भी सिखा देंगे, आपको लेजर भी सिखा देंगे। आपको 3 दिनों में तो आपका कोई कैमरामैन भी तैयार नहीं हो सकता। अगर कोई आप किसी को कहें, आपके पास कोई है कि जी मैं 3 दिन का, मैंने जी 2 दिन का कोर्स किया और मैं कैमरा के साथ आपकी शूटिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल होती है। आपका अब जिस तरह शोबा है, आपको अगर कोई, आप दुनिया में कहीं पर भी आपकी वैल्यू कि आपने कितने अरसे ये काम किया है, बिल्कुल। तो ये जरूरी है पता करना कि किसी डॉक्टर का क्या काम करने में कितने अरसे का तजुर्बा है और उसने सीखा किससे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उनसे पूछें कि जी आपने सीखा कहाँ से। ये देखें, ये कोई चीज मेरे ख्याल में नामुनासिब बात नहीं है, कंसिडरिंग कि अब इस शोबे में अगर कोई ब्यूटी पार्लर वाला भी वो करने लग गया है, अगर कोई क्वैक्स करने लग गए हैं, अगर कोई ऐसा डॉक्टर जिसका शोबा ही कोई नहीं है, अगर मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूं तो इसका मतलब कतन हरगिज नहीं है कि मैं न्यूरोसर्जन भी उतना अच्छा हूंगा या मैं पल्मोनोलॉजिस्ट भी उतना अच्छा हूंगा या मैं रेडियोलॉजिस्ट भी उतना अच्छा हूंगा। इसका कतन मतलब नहीं है। मेरे इल्म में और एक आम बंदे के इल्म में बहुत कम फर्क होगा, जिस अगर वो मेरा शोबा नहीं है तो ये शोबा भी वही होना चाहिए और जो आपने काम करवाना उस शोबे में। फॉर एग्जाम्पल, हर स्किन स्पेशलिस्ट को लेजर हेयर रिमूवल नहीं आता, हर स्किन स्पेशलिस्ट को बोटॉक्स नहीं आता, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। उसके लिए अमेरिका में हम अलग से एक पोस्ट ग्रेजुएट, एक 2-3 साल का एक अलग से आगे फेलोशिप करते हैं। ठीक है। तो पहले आप स्पेशलिस्ट एक चीज के बनते हैं, फिर अगर आपने उसकी किसी चीज का मजीद स्पेशलाइज करना है तो उसमें आपको स्पेशलाइज करना पड़ता है। सही। तो उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि आप मुस्तनद डॉक्टर को ढूंढना, जाहिर है थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप इतनी कोशिश करते हैं अपनी सुजुकी से लेके और मर्सिडीज तक गाड़ी लेने के लिए, जब आप इतना आप तहकीक करते हैं कि कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सी लिपस्टिक अच्छी है, कौन सी घड़ी अच्छी है, तो अपने डॉक्टर के बारे में तहकीक करना बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए और बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप किसी फ़र्ज़ करें, आपके अच्छे कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो कि फ़र्ज़ करें वो हैं आपके लंग्स के स्पेशलिस्ट बड़े अच्छे हैं और मुस्तनिद हैं, आप उनसे रिकमेंडेशन लें कि जी आपके ख्याल में स्किन स्पेशलिस्ट कौन सा अच्छा है। अगर आप जब जाते हैं
तो खुदारा इस खौफ को दिमाग से निकाल दें कि आप डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि आपकी डिग्रीज कौन सी, आपकी तो कोई मसला होगा। अगर वो खुद नहीं बता सकते तो बाहर जो आपके जो रिसेप्शन पे बैठे हैं वो बता देंगे, उनकी चेक कर लें। और ख़ास तौर पे ये ज़रूर चेक करें कि उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे, किसने उनको ट्रेन किया, कैसे ट्रेन किया। क्योंकि ये जब हम हर चीज़ को गवर्नमेंट पे लगा देते हैं कि जी गवर्नमेंट का ये काम है, अब गवर्नमेंट आके ये तो नहीं मुझे बताने लगी कि जी इस डॉक्टर के पास ना जाएं, इसके पास जाएं। वो सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें चेक कर लेंगे। अभी तक हम क्वैकरी को नहीं इस मुल्क में रोक सके, तो गवर्नमेंट हर चीज़ नहीं कर सकती अनफॉर्चुनेटली। अगर वो करना भी चाहे तो हमें खुद से भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, इस गर्मी की शिद्दत में लोग कहते हैं जी पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल छोड़ दें, चाय कॉफ़ी। ये मिथ्स है कि वाकई ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं कि अगर आप चाय कॉफ़ी गर्म चीज़ों का मसाला जात का इस्तेमाल ज़्यादा करें? अब ईद आनी है, सब लोगों ने खाना भी खूब खाना है, तो क्या वाकई ये चीज़ें आपकी स्किन पे असरात नज़र आते हैं? बहुत कम चीज़ों का असर होता है स्किन पे। उसकी वजह यह है कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो और आपने एक दिन खाई और अगले दिन आपको धब्बड़ निकल आया, आपको एलर्जी हो गई, आपको दाने निकला है, तो वो तो चीज़ें मैं कहूँगा उसको अवॉइड करें। लेकिन उसका चांस होने का बहुत ही कम है। हम बड़ी कलनरी सोसाइटी, हम कलनरी जिस तरह खाने वाली सोसाइटी हैं, हमें बड़ा शौक है कि हम हर चीज़ को एसोशिएट करते हैं खाने से। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। तो आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं, बड़ा बेफिक्र एंजॉय कर सकते हैं। ये ज़रूर है कि कुछ खाने की चीज़ों से आपकी ओवरऑल बॉडी पे बुरे असरात पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाएंगे और आप अपना रूटीन का खाना कम कर देंगे, हमारा जो खाना है पाकिस्तान का, जिस तरह हम बहुत सारी और चीज़ों में नाशुक्रे हैं, तो हम इस चीज़ में भी नाशुक्रे हैं कि हमारा खाना रूटीन का खाना, देखिए अगर आप मुरगन ग़िज़ा को छोड़ दें जो कि हमारे यहाँ रूटीन में नहीं पकती, वो आप कहीं स्पेशल ओकेजन पे पकाते हैं। अगर आप जो तली हुई चीज़ें जो हैं वो हर घर में मैंने रूटीन में पकती नहीं देखी इस मुल्क में। जितना एक सालन में रूटीन में घी यूज़ होता है ना रूटीन में, अगर ऊपर बहुत ज़्यादा तरी वाला नहीं आप खाते या आपको कोई वो खूबसूरत खाने के बजाय आपको टेस्टी ज़रूर आप करें, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होते। तो ये हमारे यहाँ मिथ है। और ये गर्म मसाले और ये वो जो रूटीन में आप थोड़ी बहुत जो डालते हैं मसाले, उससे कोई नुकसान का ख़तरा नहीं है। हाँ, जिसको होता है उसका सबसे आसान डायग्नोसिस ये है कि अगर वो खाने के विद इन आवर्स या विद इन 24 आवर्स तो हो जाए, तो फिर आप उसको, और जो आपने दानों का कहा है ना, दानों का मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बीमारी है। खाना पीना आप एंजॉय करें, जो आपका दिल चाहता है खाएं, सिर्फ इलाज करवा लें। इलाज करवा लें, और जब इलाज आपके पास अच्छा खासा अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप इधर उधर से सहारा लेने के बजाय खुद अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। जब तक आपकी वो पूरी स्किन का अच्छी तरह से मुआयना नहीं कर लेंगे, तब तक आपको अच्छी तरह से अद्वियात भी रिकमेंड नहीं कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, मैसेज कुछ देखने वालों को देना चाहें आप? जी, मैसेज ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स को अंडर यूटिलाइज आप लोग करते हैं। यहाँ पे जितना सस्ता इलाज मौजूद है, अगर आप सचमुच स्किन के बारे में लोग यही समझते हैं कि अगर हम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले गए, स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले गए, तो बहुत महंगा इलाज है। अच्छा डॉक्टर, और ये भी बात बता दूं कि मैं आम तौर पे मैं खुद पेशेंट से पूछता हूं कि अगर आप कोई अफोर्ड नहीं कर सकते तो प्लीज़ मुझे बताएं। बजाय इसके, देखें, एक इलाज जो है, कुछ दवाइयाँ महंगी आती हैं, कुछ सस्ती आती हैं, कुछ उससे, लेकिन दवाई उसमें एक ही होती है। ठीक है। अगर आपके मल्टीनेशनल की बहुत महंगा ब्रांड है, तो उसका एक सस्ता हल पाकिस्तानी कंपनियां भी बना रही हैं। हम पाकिस्तानी जिस तरह अद्वियात को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते हैं, मैं जब से पाकिस्तान आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तानी कंपनी की ही बनी हुई दवाइयाँ खाई और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाते हैं। अपने मरीजों को मैं देता हूँ। तो अपने डॉक्टर को यूटिलाइज करें, डॉक्टर्स की सर्विसेज को ज़्यादा यूटिलाइज करें, चूँकि वो वाकई में आपको सस्ती पड़ेंगी। अगर आप उस डॉक्टर की फीस जो है अगर 2-3-4 हज़ार रुपये है, तो उतने का लोग पिज़्ज़ा आराम से खा के एंजॉय कर लेंगे 5 मिनट में, लेकिन डॉक्टर साहब को फीस देते हुए कोई दिल घटता है थोड़ा सा। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। हम एक तो कुछ मेरा ख्याल खौफ भी है कि पता नहीं डॉक्टर के पास जाएंगे कितना महंगा होगा। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि डॉक्टर के पास इलाज करवाना इज मच चीपर देन जो टोटके हैं, क्योंकि उस पर ज्यादा पैसे जाया होने का और कोई नुकसान होने का ज्यादा नुकसान और आपका टाइम भी जाया होकर रह जाता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने बात की कि आप स्किन की हिफाजत किस तरह से करते हैं, और इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ थी जो हमने डिस्कस भी की डॉक्टर अजीम के साथ कि जी आप सोशल मीडिया से टिप्स उठाते हैं और वो अमल करना शुरू कर देते हैं। अब एक और मामला, हर कोई वज़न कम करना चाहता है, हर कोई सोशल मीडिया का सहारा लेता है, जहाँ पर ये लिखा है कि अगर आप दार चीनी पानी में बॉईल करके पी रहे हैं तो आप वज़न अच्छा खासा कम कर सकते हैं। कोई कलवंजी का इस्तेमाल कर रहा है, कोई इसी तरह से सौंफ का इस्तेमाल कर रहा है, कोई ज़ीरे के पानी का इस्तेमाल कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता होता कि ये चीज़ें हमारे लिए मुफीद हैं भी या नहीं, इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्या इससे वाकई वज़न कम हो जाएगा या नहीं। तो ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद
मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात आयशा नासिर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम लोग सोशल मीडिया से चीज़ें पिक कर लेते हैं, कलवंजी का इस्तेमाल जो है वेट कम करेगा, सुबह सुबह उठ के आपने अच्छी खासी खाना शुरू कर दी। दालचीनी आपको नहीं पता क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, बस आपको ये पता है कहीं पर आपने पढ़ लिया है कि इससे आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, वज़न भी कम हो जाएगा, पूरा दिन आपने उसका इस्तेमाल किया। क्या वाकई ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं वज़न कम करने में मौसर हैं? दालचीनी और ज़ीरा इंतहाई इफ़ेक्टिव है। मतलब ज़ीरा एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा स्टक हुआ हुआ है, हम उसको ज़ीरा शुरू कराते हैं और डाइट में कोई ख़ास चेंजेस किए बगैर, अगर वो ऑलरेडी डाइट पे और वेट स्टक हो गया, हम डाइट प्लान वही रखते हैं और सिर्फ ज़ीरा शुरू करा देते हैं, तो वेट यूजुअली कम होना शुरू हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ज़ीरा। दालचीनी की अगर हम बात करें, दालचीनी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है, यानी कि ये जो भूखा रह रह के हमें आदत है ना नाश्ता किए बगैर, हम लोग जो है, क्यों हम कहते हैं नाश्ता करना ज़रूरी है, जो लोग नाश्ता नहीं करते वज़न बढ़ता है, वो वाला वेट जो है वो दालचीनी कम कराने में इंतहाई फ़ायदेमंद है। सौंफ की अगर बात की जाए, सौंफ डाइजेशन में हेल्प करती है। जब डाइजेशन बेहतर होती है, बॉडी में जो सोजिश हुई होती है पेट के इर्द गिर्द, आपके अगर डाइजेशन बेहतर नहीं है, पेट फूलना शुरू हो जाता है। बेसिकली वो फैट होता नहीं है, मगर आप कभी भी डेस्क पे बैठे हैं, आप बैठे हैं तो पेट थोड़ा सा फूला हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, जिसके लिए सौंफ इंतहाई ज़्यादा मौसर है। सौंफ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, डाइजेशन बेहतर होगी, सोजिश कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका पेट अंदर जाना शुरू हो जाएगा। चौथी चीज़ कलौंजी डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। वही बात, डाइजेशन बेहतर होगी तो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बेहतर हो जाएगी। कलौंजी में हर मर्ज़ की शफा है सवाए मौत के। मोटापा खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, जिसको हम बीमारी समझते नहीं, कई बीमारियों की जड़ जो है वो मोटापा है। अब कलौंजी भी नो डाउट आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करती है, आपको वेट लॉस करने में हेल्प करती है। जो आपने अगली बात की कि हम सोशल मीडिया से देखते हैं सिनेमन का इस्तेमाल, दालचीनी का इस्तेमाल, और हम इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, फिर हमें समझ नहीं आती। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर अजीम जहांगीर की, क्योंकि मुंह पे एक्नी ब्रेकआउट होना शुरू हो जाता है। कई दफ़ा क्लिनिक में देखा गया है कि मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे, वो आके कहेंगे हमने इतना ज़ीरा इस्तेमाल कर लिया, हमने इतनी दालचीनी इस्तेमाल की, हमें बड़ा अच्छा वेट हमारा कम हुआ, हमने इसको डबल कर दिया। ठंडा गर्म मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हो तो वो नुकसानदेह है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, और यूजुअली सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे आता है। इवन डिहाइड्रेशन की भी अगर हम बात करें, सबसे पहले आपकी स्किन डल होना शुरू होती है। अब अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा दालचीनी या ज़ीरे, इन दो चीज़ों का, इवन कलौंजी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो आपकी स्किन पे एक्नी ब्रेकआउट शुरू हो जाएगा, एक्नी निकलना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, जिसे हम वो गर्मी वाले साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं ना, कि गर्मी हो गई है, वो वाली चीज़ जो है आपकी शुरू हो जाएंगी। तीसरा, ब्लड प्रेशर के मरीज, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है, ज़ीरा भी इन लॉन्ग रन, लंबे अरसे में अगर आप इस्तेमाल करते हो, काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करते हो, तो ब्लड प्रेशर से बचाता है। लेकिन जैसे अब मैं आज शुरू कर दूं ज़ीरा, मैं डेली लिया करूं थोड़ा थोड़ा करके, तो वो मुझे ब्लड प्रेशर से बचाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ और मैं ज़ीरे का इस्तेमाल करती हूँ, तो वो मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। एंड सेम गोज़ फॉर सिनेमन, कि अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ होकर ज़रूरत से ज़्यादा सिनेमन का इस्तेमाल करते हैं एम्प्टी स्टमक या किसी भी टाइम, तो वो आपका ब्लड प्रेशर जो है बढ़ा सकता है। अब हम शुगर के पेशेंट्स की बात करें तो ज़ीरा सुपर फूड है, सिनेमन सुपर फूड है शुगर के पेशेंट्स के लिए, लेकिन यही दोनों चीज़ें शुगर को लो भी कर सकती हैं। सही। अगर मैंने उठ के ज़ीरा पानी पी लिया, मैंने उठ के सिनेमन वाटर पी लिया, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर नाश्ता नहीं किया और मैं चले गई कॉलेज यूनिवर्सिटी, चक्कर आएंगे, गिरने के चांसेस हैं। या जिसे हम फिर कह रहे होते हैं हमने तो डाइटिंग की, हमारी तो तबीयत ही ख़राब हो गई है, ये सारा कुछ, वो होता है कि आपका शुगर लेवल, इंसुलिन रेजिस्टेंस पे दोनों चीज़ें काम कर रही हैं। आपका शुगर लेवल ग्रेजुअली लो हो रहा है, आपने नाश्ता ही नहीं किया उसके बाद। सो खुद से अगर आप कोई चीज़ शुरू कर देते हो, आप सोशल मीडिया से देख के शुरू कर देते हो, तो वो फिर इस तरह के साइड इफेक्ट्स लाएगी। कलौंजी, ज़ीरा और दालचीनी, ये तीनों ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, एक्नी ब्रेकआउट। सौंफ की अगर बात की जाए, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह बन जाएगी। वही सौंफ जिसका मैं कह रही हूँ कि ये डाइजेशन में हेल्प करती है, इन्फ्लेमेशन, यही जब कॉन्स्टिपेशन की बड़ी वजह बनेगी। कॉन्स्टिपेशन इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेस, तमाम बीमारियों की जड़ है।
इंसान अच्छा ही नहीं फील करता और फिर वेट लॉस वहीं पे रुक जाता है। मतलब जिसको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, हम उसको कहते हैं कि जब तक आपका कॉन्स्टिपेशन का मसला रिजॉल्व नहीं होगा, आपका वेट लॉस कभी भी नहीं शुरू हो सकता। वेट लॉस वहीं पे उल्टा फ़ायदे की बजाय नुकसान शुरू हो जाएगा। अब हर चीज़ की एक क्वांटिटी होती है। सही। मैं प्रॉपर इस्तेमाल भी पूछना चाह रही थी ना कि अगर आप जीरे के पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रॉपर इस्तेमाल क्या है, किस तरह से आपको पूरे दिन में उसको यूज़ करना है? दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है, अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ब्लड प्रेशर वगैरह, एक नॉर्मल बंदा है या बच्ची है, 1/4 चाय का चम्मच ज़ीरा रात को 3 लीटर पानी में भिगो के फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में इसलिए मैं रखने का कह रही हूँ, मौसम गर्म है, बाहर पड़ा रहेगा उसमें से स्मेल आना शुरू हो जाएगी। 3 लीटर पूरी रात पड़ा हुआ है, तो बहरहाल उसको 3 लीटर पानी फ्रिज में रखते हैं, सुबह उठ के उसको नीम गर्म करके आप पूरा दिन इस्तेमाल करते रहें। एक तरीका इस्तेमाल का ये है। दूसरा है कि 1 चुटकी ज़ीरा, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है या किसी वजह से ज़ीरा एक्नी ब्रेकआउट कर रहा है, सिर्फ 1 चुटकी ज़ीरा 1 गिलास पानी में रात को, उसको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, उसको ढक के रख दें। उसको सुबह उठ के ना उबालना है ना गर्म करना है, क्योंकि वो तो बाहर पड़ा हुआ था, उठते साथ ही आपने पी लेना है। अब ज़ीरा आपकी मर्जी, आप पिए या उसको फेंक दें, उसकी तासीर निकल आई है, वो आपकी मर्जी, आप उसको स्ट्रेन करना चाहें, आप उसको वैसे ही पीना चाहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप 1 कप पानी उबाल लें, उसके साथ ही उसको कप में डालने के बाद इसको डायरेक्ट पकाना नहीं है। इसको डायरेक्ट पकाएंगे तो फिर साइड इफेक्ट्स वही कि ये बहुत तेज़ हो जाएगी, ये ड्रिंक की बहुत ज़्यादा गर्म तासीर हो जाएगी। सो बहरहाल गर्म पानी आप कप के अंदर डाल लें और उसमें 1 चुटकी ज़ीरा डाल दें। यही तरीका इस्तेमाल सौंफ का है, लेकिन सौंफ में आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ज़ीरा 1/4 चाय का चम्मच, मैंने कहा कि आपने 3 लीटर में रखना है। सौंफ आप 1 चाय का चम्मच भी 3 लीटर पानी में रख सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा, नुकसान नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब आपने सुबह उठ के जो सौंफ लेनी है, तो वो आप 1/4 चाय का चम्मच तक गर्म पानी में डाल के, या वैसे रात को 1/4 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी की क्वांटिटी हर केस में 1 इंच रहेगी। 1 इंच से ज़्यादा दालचीनी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, इतना बनता है तकरीबन 1 इंच। रात को बेशक 3 लीटर पानी में भिगो के रख दें, पूरा दिन वो पीते रहें, या 1 गिलास पानी में भिगो के रख दें, या सुबह उठ के पानी गर्म करके डायरेक्ट पकाना नहीं है, कप में डालने के बाद उसमें 1 इंच दालचीनी डाल के उसको ढक के रख दें। 3 से 4 मिनट के बाद चम्मच हिला के उसको पी लें। अब वही बात कि दालचीनी का पाउडर अगर आप इस्तेमाल करें, 1/4 चाय का चम्मच पूरे दिन में इस्तेमाल करना है, वो बेशक आप पी लें, वो बेशक आप स्ट्रेन कर लें, वो फिर आपकी मर्जी है। अच्छा, इसके साथ लोग क्या करते हैं कि इस तरह से दालचीनी का पानी या फिर सौंफ का पानी या फिर आप जीरा बॉयल करके अगर पी रहे हैं, उसमें शहद या फिर लीमू का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लीमू का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर तेजाबियत का मसला नहीं है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जब आप जीरे के अंदर लीमू का पानी इस्तेमाल करते हो, लीमू का जूस निकाल के इस्तेमाल करते हो, तो वो तेजाबियत की वजह बन सकता है। सौंफ में तो थोड़ा सा हार्मलेस रहता है, क्योंकि सौंफ डाइजेशन में वैसे हेल्प कर रही होती है, लेकिन अगर तेजाबियत का मसला है तो फिर आपने इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना। सेकेंडली, लेमन वाटर आप पूरा दिन पीते हैं तो वो दांतों को, क्योंकि एसिड है ना, वो दांतों को ख़राब कर सकता है। बेहतर ये है कि चलें आप नीम गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, लेमन डाल के सुबह ले लें, दैट्स इट। और वो भी तब अगर आपको तेजाबियत का मसला नहीं है, वो आपने एक दफ़ा लेना है। ये नहीं कि 3 लीटर बना बना के आप पी रहे हैं तो वो दांत भी ख़राब हो रहे हैं और तेजाबियत भी शुरू हो रही है। और लेमन जो है वो आप हस्बे ज़ायका लेंगे, हर एक की टॉलरेंस डिफरेंट है। टॉलरेंस डिफरेंट से मुराद ये हो सकता है मैं 1 कतरा लीमू लूँ, मेरा गला ख़राब हो जाए, आप पूरा लीमू खा लें, आपको कोई मसला ना हो। सो टॉलरेंस के हिसाब से अपने लेमन का इस्तेमाल जो है वो करना है। सही। कलवंजी का इस्तेमाल क्या होना चाहिए? हमें ये नहीं पता होता, खाने में भी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे सुबह उठ के खाली पेट भी खा रहे हैं, दिन में भी 2-3 दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। दिन में आप 1 टीस्पून तक, अगर सर्दियों का मौसम है तो 1 टीस्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम है तो आप 2 से 3 चुटकियाँ इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। कलवंजी का बेस्ट इस्तेमाल ये है इसको चबा के खाया जाए। अगर आप इसको वैसे मुंह में रख के ऊपर से निगल लेंगे, वैसे ही बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगी। एब्जॉर्प्शन तब होती है जब आप कलवंजी को चबाते हैं, इसका ऑयल आपके मुंह के अंदर रिलीज होता है। अगर ऑयल ही रिलीज नहीं हुआ, वो सीड तो वैसे कि वैसे निकल आएगा। सो कलवंजी का आइडियल इस्तेमाल इसको चबा के खाना है। आप खाने के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दिन में इस मौसम में 2 से 3 चुटकी से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। सर्दियाँ हैं तो 1 टीस्पून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप जो सालन है उसमें कलवंजी चबाएंगे नहीं, तो कलवंजी का तेल इस्तेमाल कर ले, रादर देन आपने कलवंजी उसके अंदर डालनी है। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वालों को? हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। किसी को देख के फलां के हमसाये के रिश्तेदार ने इससे वेट लॉस किया था, हम भी उससे ट्राई कर लेते हैं। अगर किसी का जीरे से वेट कम हो रहा है तो जरूरी नहीं आपका हो। और कई दफ़ा अजवाइन
जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेट लॉस में वो मिसकैरेजेस के साथ एसोसिएट होती है कि किसी का अजवाइन से कम हो गया, किसी को पीसीओएस का मसला था, दूसरे ने अजवाइन शुरू की, मिसकैरेज हो गया। हर चीज़ खुद से ट्राई नहीं करनी, हर एक की मेडिकल हिस्ट्री डिफरेंट है, हर एक की कंडीशन डिफरेंट है, एक दफ़ा कंसल्ट करके फिर आप शुरू करें। चलें जी, अगर आप किसी भी तरह से सिर्फ वेट ही कम करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप एक दफ़ा अच्छी तरह से पूरा प्लान ले लें और उस पर अगर आप अमल करेंगे तो आपको जो प्रॉपर नताइज चाहिए वो भी टाइम पे मिल जाएंगे और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तंदुरुस्ती ही है तो सब कुछ है। आपका वेट कम करना मकसद नहीं, अगर आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाएँ तो ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं आपको बताने वाली हूं कि सर्विस टायर किस तरह से सबसे ज़्यादा आला मेयार के टायर हैं। आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं अपने महफूज सफ़र पर, और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप महफूज सफ़र यकीनी बनाना चाहते हैं, राइडर और राइडर के साथ जुड़े लोग जो हैं, उसकी प्यारे, उसकी फैमिली, उनके लिए महफूज सफ़र यकीनी बनाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप महंगी बाइक खरीद रहे हैं या सस्ती बाइक भी अगर आपके पास है तो आपके टायर जो हैं वो आला मयार के होने चाहिए। अगर आप सर्विस टायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो जी, आला मयार के टायर के साथ आप अपने सफ़र को महफूज बना सकते हैं, यकीनी तौर पर बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से इस पर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहिए। तो सर्विस टायर की क्वालिटीज़ क्या हैं मैं आपको बताती चलूँ जी। साल हर साल से आला मयार और जर्मन क्वालिटी की वजह से सर्विस टायर ने अपना एतमाद अपने सारिफीन पर बहाल रखा है और यकीनी बनाया है कि आप रोड पर महफूज सफ़र कर सकते हैं। और आजकल जैसा मौसम है, बारिशें हो रही हैं, अगर आप टायर पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो खुदा न खास्ता आप अपने सफ़र को महफूज नहीं बना सकते। रोड ग्रिप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो रोड ग्रिप अगर आप यकीनी बनाना चाहते हैं और आप महफूज सफ़र करना चाहते हैं तो सर्विस टायर का इंतखाब कीजिए। पाकिस्तान सिर्फ इंपोर्ट ही नहीं बल्कि बेहतरीन मयार की अशिया एक्सपोर्ट भी करता है। हमें इस बात पर फ़ख्र है कि जी सर्विस टायर 40 से ज़ायद ममालिक में अपने आला क्वालिटी टायर और ट्यूब एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रख रहा है। साथ ही साथ अगर आप सर्विस टायर का इस्तेमाल करें तो जो हादसात हम रूटीन में देखते हैं होते हैं उनमें भी कमी वाक़ हो जाती है। तो सर्विस टायर जहां पर आपके महफूज सफ़र को यकीनी बनाता है, वहीं पर राइडर और राइडर के प्यारों की ज़िंदगी को भी महफूज बनाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप एतमाद करेंगे सर्विस टायर पर तो आप अपनी ज़िंदगी को महफूज बना सकेंगे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।